दोस्तों, नॉलेज पार्क एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम नॉलेज बूस्टर सीरीज का 5वां वीडियो लेकर के आए हैं, जिसमें हम भारत की संचित निधि, भारत की आकस्मिक निधि और भारत की लोक लेखा निधि पर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, तीनों ही टॉपिक काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, ना सिर्फ आपके एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए बल्कि मेंस के लिए भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं। यहाँ पर 3 मार्कर और 6 मार्कर क्वेश्चन बनने की संभावनाएं हमेशा रहती हैं। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पर संचित निधि यानी कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इसको दोस्तों CFI भी कहा जाता है। दोस्तों, जब हम संचित निधि की बात करते हैं तो यहाँ पर 2 तरीके की संचित निधि की बात करना जरूरी हो जाती है। एक तो दोस्तों भारत की संचित निधि और दूसरी होती है राज्य की संचित निधि, यानी कि राज्यों की अलग संचित निधि होती है और भारत सरकार की अलग संचित निधि होती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 यानी कि आर्टिकल 266 में किसका जिक्र किया गया है? भारत की संचित निधि का जिक्र किया गया है। दोस्तों, संचित निधि होती क्या है, यानी कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया क्या है? दोस्तों, जब हम भारत की संचित निधि की बात करते हैं तो भारत की संचित निधि एक ऐसा कोष है, यानी कि वह निधि है जिसमें सरकार का, कौन सी सरकार का? केंद्र सरकार का, जब मैं भारत सरकार की बात करता हूँ, और जब मैं राज्य की बात करूँगा तो राज्य सरकार का। क्लियर है? जिसमें सरकार का संपूर्ण राजस्व, जैसे आपका कर से प्राप्त राजस्व हो गया यानी कि टैक्स रेवेन्यू हो गया, या फिर आपका नॉन टैक्स रेवेन्यू यानी कि गैर कर से प्राप्त राजस्व। जब हम दोस्तों कर से प्राप्त राजस्व की बात करते हैं तो इसमें दोनों ही प्रकार के टैक्स आ जाते हैं, चाहे डायरेक्ट टैक्स हो या इनडायरेक्ट टैक्स हो। और जब हम गैर कर से प्राप्त राजस्व की बात करते हैं तो इसमें दोस्तों सरकारी कंपनियों से प्राप्त होने वाले मुनाफे, इसके अलावा ऋण से प्राप्त धनराशि और ब्याज से प्राप्त होने वाली आय आदि चीज़ों को क्या किया जाता है? शामिल किया जाता है। तो दोस्तों, ऐसी आय जो या तो कर से प्राप्त हो या फिर गैर कर से प्राप्त हो, दोनों ही आय को क्या किया जाता है? एक निधि यानी कि कोष में इकट्ठा किया जाता है, और वह कोष क्या कहलाता है? आपका संचित निधि कहलाती है। यानी कि जितनी भी आय भारत सरकार की होती है वो कहाँ पर इकट्ठी की जाती है? संचित निधि पर इकट्ठी की जाती है। दोस्तों, संचित निधि से पैसे निकालने का जो कार्य होता है वो भारत के बजट सत्र के दौरान होता है। क्लियर है? दोस्तों, भारत सरकार बजट पेश करती है, और बजट क्या होता है? अलग अलग विभागों और मंत्रालयों के द्वारा जो भी अनुदान की मांगें की जाती हैं उनको पास करने के लिए दोस्तों बजट पर चर्चा की जाती है संसद में। और जब बजट पर चर्चा होने के बाद पैसे निकालने की बारी आती है तो दोस्तों वो पैसा कहाँ से निकाला जाता है? संचित निधि से निकाला जाता है। और यहाँ पर एक विधेयक महत्वपूर्ण हो जाता है जिसको विनियोग विधेयक कहा जाता है। कौन सा विधेयक कहा जाता है? विनियोग विधेयक यानी कि एप्रोप्रिएशन बिल कहा जाता है। विनियोग विधेयक क्या होता है, यहाँ पर इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, विनियोग विधेयक एक प्रकार का धन विधेयक है जिसमें सारे के सारे जितने भी प्रावधान हैं वो कौन से लागू होते हैं? आपके धन विधेयक के लागू होते हैं। और जिस विधेयक को पास करने पर ही संचित निधि से पैसा निकाल सकती है भारत सरकार, उस विधेयक को क्या कहा जाता है? विनियोग विधेयक कहा जाता है। यानी कि संचित निधि से पैसा निकालने के लिए जो विधेयक पास करवाना होता है वह विधेयक क्या कहलाता है? विनियोग विधेयक की श्रेणी में, या विनियोग विधेयक कहलाता है। आई होप दोस्तों आपको क्लियर हुआ होगा। और भारत सरकार के सभी व्यय, यानी कि भारत सरकार के जितने भी व्यय होते हैं वो किससे शामिल किए जाते हैं? आपके संचित निधि में से लिए जाते हैं। कहाँ से लिए जाते हैं दोस्तों? जितने भी व्यय खर्चे होते हैं भारत सरकार के वो संचित निधि से लिए जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर व्यय की बात करें तो 2 प्रकार के व्यय यानी कि खर्चे आते हैं। एक होता है दोस्तों संचित निधि पर भारित व्यय, संचित निधि पर भारित व्यय, और दूसरा होता है कि संचित निधि से किया जाने वाला व्यय। दोनों दोस्तों अलग अलग हैं। जब हम संचित निधि से किए जाने वाले व्यय की बात करते हैं तो इसमें उन खर्चों को शामिल किया जाता है जिसको करने के लिए संसद में बहस की भी आवश्यकता होती है और मतदान की भी आवश्यकता होती है। यानी कि ऐसे खर्चे जिनको करने के लिए यदि आपको संचित निधि से पैसे निकालने हैं तो संसद में बहस भी करवानी पड़ेगी और उस पर मतदान भी करवाना
पड़ेगा। क्लियर है। और इसके अलावा जब हम दूसरे वाले व्यय की बात करते हैं जिसमें हमने कहा था कि संचित निधि पर भारित व्यय। भारित व्यय क्या होते हैं दोस्तों? ऐसे व्यय होते हैं जिन पर संसद में चर्चा तो हो सकती है लेकिन मतदान नहीं हो सकता। क्लियर है। जिस व्यय पर मतदान नहीं किया जाता उसको क्या कहा जाता है? भारित व्यय कहा जाता है। और ये जो व्यय है वो भारतीय संवैधानिक पदों पर जो भी व्यक्ति बैठते हैं उनकी, सबकी नहीं, उनमें से कुछ व्यक्तियों को जो पेमेंट दी जाती है, जो अलाउंस दिए जाते हैं यानी कि वेतन और भत्ते दिए जाते हैं, वो किसके द्वारा दिए जाते हैं? संचित निधि पर भारित व्यय से। यानी कि उनके वेतन और भत्तों पर संसद में चर्चा तो की जा सकती है लेकिन वहाँ पर मतदान नहीं किया जा सकता। और भारित व्यय के बारे में दोस्तों एक बात और कही जाती है कि इनके वेतन और भत्तों पर कटौती नहीं की जा सकती, आप इसको इंक्रीज कर सकते हो। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। और दोस्तों भारित व्यय की अपन बात करें तो ऐसे कौन कौन से संवैधानिक पद हैं या ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसके लिए भारित व्यय दिया जाता है संचित निधि से। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रपति की परिलब्धियां, यानी कि जो एमोल्यूमेंट्स होते हैं राष्ट्रपति के, वो और वेतन एवं भत्ते, ये कहाँ से दिए जाते हैं? संचित निधि पर भारित व्यय होते हैं। इसके अलावा उपराष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के वेतन एवं भत्ते भी यहीं से दिए जाते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते भी भारत की संचित निधि पर भारित व्यय हैं। इसके अलावा भारत के महालेखा एवं नियंत्रक परीक्षक यानी कि जो आप कैग की बात करते हो, वो उसके वेतन एवं भत्ते भी किसके द्वारा दिए जाते हैं? आपकी संचित निधि पर भारित व्यय से दिए जाते हैं। यूपीएससी के अध्यक्ष व सदस्य, ये भी कहाँ से दिए जाते हैं? संचित निधि पर भारित व्यय। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय, कैग, यूपीएससी के कार्यालयों के खर्चे कहाँ से दिए जाते हैं? आपके इसी फंड से दिए जाते हैं। और भारत सरकार के दायित्व से संबंधित ऋण पत्र यानी कि डेब्ट चार्ज भी कहाँ से दिया जाता है? यहीं से दिया जाता है। और एक विशेष पॉइंट है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, उच्च न्यायालय यानी कि जो आपके हाई कोर्ट है उनके न्यायाधीशों को जो पेंशन मिलती है वो कहाँ से मिलती है दोस्तों? भारत की संचित निधि पर भारित व्यय से मिलती है। आई होप यहाँ पे वेतन नहीं मिलता, क्या मिलती है? पेंशन। स्पेशल यहाँ पे आपको ये बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है। आई होप दोस्तों आपको क्लियर हुआ होगा कि कौन से विषय आपके व्यय जो होते हैं वो संसद निधि पर भारित होते हैं, कौन से व्यय संचित निधि पर भारित नहीं होते, ये आपको समझ में आया होगा। इसी क्रम में दोस्तों दूसरा जो फंड होता है वो दूसरा फंड होता है भारत की आकस्मिक निधि। भारत की आकस्मिक निधि यानी कि कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। कौन सा फंड होता है दोस्तों? कॉन्टीजेंसी फंड यानी कि भारत की आकस्मिक निधि। जब हम भारत की आकस्मिक निधि की बात करते हैं तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 267 यानी आर्टिकल 267 अनुच्छेद 267 में भारत की आकस्मिक निधि यानी कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया का जिक्र किया गया है। दोस्तों किसी आकस्मिक खर्चे के लिए यह निधि बनाई गई है। आकस्मिक खर्चे यानी कि कोई इमरजेंसी आ जाती है और जब आप संचित निधि से पैसे नहीं निकाल सकते हो तो उस समय उस खर्चे को करने के लिए क्या कौन सी निधि बनाई गई है? आकस्मिक खर्चे के लिए इस निधि को बनाया गया है। यह एक अग्रदाय राशि के रूप में राष्ट्रपति के पास होती है। यानी कि यहाँ पर अग्रदाय राशि का मतलब क्या होता है? अग्रदाय राशि का मतलब है कि एक ऐसा फंड या ऐसा पैसा जो रिजर्व करके रखा जाता है और जिसको कभी भी इमरजेंसी पड़ने पे क्या किया जाता है? निकाला जा सकता है। तो क्या है? यह एक अग्रदाय राशि के रूप में किसके पास रहती है? राष्ट्रपति के पास रहती है, ताकि किसी भी अप्रत्याशित व्यय से निपटा जा सके। यानी कि एक ऐसा व्यय जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था जब आपने बजट पेश किया था और साल के दौरान बीच में कभी एक ऐसी कंडीशन आ जाती है कि आपको इमरजेंसी में पैसा चाहिए होता है खर्च करने के लिए, तो उस खर्चे को करने के लिए कहाँ से पैसा निकाला जा सकता है? आकस्मिक निधि से निकाला जा सकता है। दोस्तों ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इससे पैसे निकालने के लिए आपको
संसद की अनुमति नहीं लेनी होती। क्लियर है? किसी भी अप्रत्यक्ष व्यय से निपटा जा सके जब तक कि संसद की अनुमति ना मिली हो। हाँ, लेकिन एक बात है कि जब आप यहाँ से पैसे ले लेते हो एक बार, जैसे कि बात की जाए तो भारत की जो आकस्मिक निधि है उसमें 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। हमेशा 500 करोड़ रुपए क्या किए जाते हैं, आकस्मिक निधि में रखे जाते हैं। जब भी ज़रूरत होती है आपको इमरजेंसी में, तो सरकार क्या करती है, वहाँ से पैसे निकालती है और संसद लगते ही क्या करती है, कॉन्टीजेंसी फंड से वापस से जितना पैसा निकाला था उतना पैसा क्या करती है, आकस्मिक निधि में जा करके रख देती है, जमा कर देती है, जिससे क्या होता है, उसका जो बैलेंस है वो हमेशा क्या बना रहे, 500 करोड़ बना रहे। क्लियर है दोस्तों? आई होप आपको समझ में आई होगी कि जितना पैसा आपने उस राशि से निकाला है उतना ही पैसा संचित निधि से क्या कर दिया जाएगा, वहाँ पर डिपॉजिट कर दिया जाएगा, ताकि आकस्मिक निधि है वो 500 करोड़ रखी जा सके। दोस्तों, इसके लिए एक विधेयक पास किया गया था जिसको कहा जाता है भारतीय या भारत की आकस्मिकता निधि अधिनियम। भारत की आकस्मिकता निधि अधिनियम 1951 में 1951 में इसको पारित किया गया और इसी के तहत भारत की आकस्मिकता निधि की स्थापना की गई। क्लियर है? और दोस्तों, वर्तमान में इसकी सीमा कितनी, जैसे मैं बता भी चुका हूँ, वर्तमान में इसकी सीमा है 500 करोड़ रुपए। कितनी सीमा है इसकी? 500 करोड़ रुपए वर्तमान में इसकी सीमा है। और सामान्यतः देखा जाए तो राष्ट्रपति की ओर से भारत सरकार का वित्त सचिव, राष्ट्रपति की ओर से भारत सरकार का वित्त सचिव क्या करता है, इसका संचालन करता है। भारत की आकस्मिक निधि का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति की ओर से भारत के वित्त सचिव के द्वारा। दोस्तों, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि भारत की आकस्मिक निधि क्या होती है। इमरजेंसी में पैसा खर्च करने के लिए जब संसद की अनुमति उस समय नहीं मिल पाती, क्योंकि संसद उस समय चल नहीं रही होती है, और इमरजेंसी पैसा खर्च आप कर देते हो, और जब संसद लगती है तो उसका पैसा संचित निधि से कहाँ रख दिया जाता है, वहाँ बताना पड़ता है संसद में कि आपने आकस्मिकता निधि से पैसा क्यों लिया, किस कारण से लिया। क्लियर है? और उसके बाद आकस्मिकता निधि में पैसे क्या किए जाते हैं, संचित निधि से ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं, और जो बैलेंस है वो कितना बना रहता है, 500 करोड़ रुपए बना रहता है। इसी क्रम में दोस्तों बात करते हैं, तीसरा जो अकाउंट होता है भारत का, वो होता है भारत का लोक लेखा, यानी कि पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है दोस्तों? पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का लोक लेखा। पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया की हम बात करते हैं तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 के खंड 2 में, यानी कि आर्टिकल 266 के क्लॉज 2 में किसका जिक्र किया गया है, भारत का लोक लेखा का, यानी कि पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया का जिक्र किया गया है। अब ये कैसा अकाउंट है, इसके अपन चर्चा करें कि ये वे धनराशियां हैं जो भारत सरकार एक न्यासी यानी कि ट्रस्ट, न्यासी के रूप में इकट्ठा करती है, और वो लोक लेखा खाते का हिस्सा बन जाते हैं। न्यासी का मतलब क्या है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि ट्रस्ट का मतलब क्या है, प्रोविडेंट फंड, जिसको पीएफ कहा जाता है। दोस्तों, जब कोई जॉब करता है तो जो कंपनी है या भारत सरकार की हम बात करें, सरकारी कर्मचारी होते हैं, उनका पीएफ कटता है, यानी प्रोविडेंट फंड कटता है। ठीक है? और कई प्रकार की विधियाँ होती हैं। प्रोविडेंट फंड, जिसको भविष्य निधि कहा जाता है, जब रिटायरमेंट होता है या कभी इमरजेंसी में जॉब के दौरान भी यदि आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप वो पैसा सरकार से ले सकते हो। क्लियर है? और इसकी विशेषता क्या होती है, इसमें उन राशियों को रखा जाता है जो भारत सरकार की नहीं होती, और भारत सरकार की उस पर क्या होती है दोस्तों, लायबिलिटी होती है, यानी कि देता रहती है, कि जो भारत सरकार को कभी न कभी चुकानी होती है। ऐसी राशि क्या कहलाती है, जहाँ पर इकट्ठा होती है, वो जगह क्या, वो अकाउंट क्या कहलाता है, आपका भारत का लोक लेखा कहलाता है। यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है कि भारत के लोक लेखा में ऐसे पैसे को रखा जाता है, ऐसे अमाउंट को रखा जाता है जो संचित निधि में नहीं रखा जाता। क्लियर है? संचित निधि में उसको रखा जाता है जो भारत की कमाई होती है। ठीक है ना? भारत सरकार को किसी को देना नहीं होता उसमें से पैसा। क्लियर है? जबकि आप जब लोक लेखा की बात करते हैं तो लोक लेखा अकाउंट में क्या होता है दोस्तों, पब्लिक अकाउंट में क्या होता है, आपको पैसा वापस से सरकार को चुकाना होता है। आई होप आपको क्लियर में समझ में आया होगा।
इसके अंदर दोस्तों जैसे आपका जो प्रोविडेंट फंड होता है, ठीक है ना, पीएफ जिसको कहा जाता है, भविष्य निधि, बचत पत्र, बैंक जमा राशियां, बचत आदि का पैसा क्या होता है इसमें इकट्ठा होता है। और इससे धन निकालने के लिए महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों कि भारत के जो लोक लेखा है, पब्लिक अकाउंट से पैसे निकालने के लिए भारत सरकार को संसद की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि संसद की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। आई होप आपको ये समझ में आया होगा भारत का लोक लेखा यानी कि पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। अब इसको दोस्तों सरल शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। संचित निधि, आकस्मिक निधि और लोक लेखा में क्या अंतर है, क्लियर है। सपोज करें कि एक परिवार है और उसमें जो फादर यानी कि पिताजी हैं वो कहीं काम करते हैं, उनकी जो महीने की या साल भर की तनख्वाह है वो कितनी है, 100 रुपये मान लिया, कितनी, 100 रुपीज़, क्लियर है। तो जो पिताजी ने कमाया है 100 रुपये वो अकाउंट में जा रहा है, वो अकाउंट क्या कहलाएगा आपका, संचित निधि मान लिया, क्लियर है। अब दोस्तों उस संचित निधि में से आपने या उसमें से या आपने अलग से एक अकाउंट बनाया जिसमें आपने 50 रुपये रखे हमेशा, ठीक है ना। किस लिए कि जो आपका डेली रूटीन का जो खर्चा है वो किससे चलेगा, पिताजी के जो 100 रुपये आपके मंथली आ रहे हैं या ईयरली आ रहे हैं उसमें से 100 रुपये जो आपके पास आ रहे हैं आप उससे पूरे साल भर का खर्चा निकालोगे, ठीक है। उसके अलावा जो आपने 50 रुपये का एक अलग अकाउंट बनाया था जिसमें आपने इमरजेंसी के लिए, कभी कोई बीमारी हो जाए, शादी हो जाए, इमरजेंसी में साल में कुछ ऐसी घटना हो जाती है कि आपको पैसा किस में से लेना पड़े, इमरजेंसी में निकालना पड़े, तो दोस्तों वो उसके लिए आपने एक दूसरा अकाउंट बनाया जिसको क्या कहा गया, आपका आकस्मिक निधि कहा गया, क्लियर है। उसमें से केवल घर की इमरजेंसी के लिए ही क्या किए जाते हैं, पैसे निकाले जाते हैं। और जितने पैसे निकाल लिए, सपोज करो कि 50 रुपये में से आपको 30 रुपये की ज़रूरत थी इमरजेंसी में, तो आपने 30 रुपये निकाले और वापस से आपने क्या किया, जो 100 रुपये वाला अकाउंट था जिसको संचित निधि कहा अपन ने, उसमें से वापस से 30 रुपये क्या कर दिए, उसमें डाल दिए इमरजेंसी वाले में, यानी कि जो आकस्मिक निधि में, और उसका फिर से 50 रुपये उसमें हो गए और आप क्या करोगे, अब उसको 50 रुपये रहने दोगे। तो दो अकाउंट अपन ने देखे, एक तो संचित निधि हो गया और एक आकस्मिक निधि हो गया। तीसरा अकाउंट होता है दोस्तों आपका लोक लेखा यानी कि पब्लिक अकाउंट, ठीक है। तीसरा अकाउंट को ऐसे समझते हैं अपन कि कोई परिवार है और उसमें बच्चे भी हैं, क्लियर है। बच्चों के घर में जब रिश्तेदार वगैरह आते हैं तो उनको साल में आकर के कभी पैसे दे जाते हैं, पहले 2 रुपये 5 रुपये दे के जाते थे, फिर 10 रुपये, अब 50 रुपये तक देने लगे, ठीक है। सालगिरह में बच्चों के जो पैसे मिलते हैं टीका करने पे, तो दोस्तों वो पैसे भी क्या किए जाते हैं, पिताजी के द्वारा मांग लिए जाते हैं कि आप फिर जो हमारी जो सेविंग होती है हम क्या करते हैं, उसको बच्चों की जो सेविंग होती है वो पिताजी के पास रख दी जाती है और पिताजी से बोल दिया जाता है कि ये पैसे जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी तब मैं वो पैसे ले लूँगा, आप इन पैसों को खर्च नहीं करोगे, आप अपनी इनकम में इसको ऐड नहीं करोगे, यानी कि 100 रुपये वाले अकाउंट में हमारा जो पैसा है रिजर्व का, बचत का, वो पैसा आप उस अकाउंट में ऐड नहीं करोगे। तो पिताजी क्या करेंगे, एक अलग से अकाउंट बना दिया, चलो ठीक है ये तुम्हारा अकाउंट है जिसमें तुम्हारे जो भी बचत हो रही है साल भर की उसको क्या किया जाएगा, इसमें रखा जाएगा, और जब आपको वो पैसे की आवश्यकता पड़ेगी तो वो पैसे क्या कर दिए जाएंगे, आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों ये 3 अलग अलग अकाउंट आपको समझ में आ गए। एक संचित निधि जिसमें पिताजी की ईयरली इनकम आ रही थी जिससे घर का खर्चा चल रहा था, उसमें से हमने थोड़ा सा एक अमाउंट बचा के अलग रख दिया इमरजेंसी के लिए कि कभी इमरजेंसी आती है तो आप उससे पैसे निकाल सको। तो दोस्तों वो आपका आकस्मिक निधि हो गई, क्लियर है। यहाँ पे ये बात याद रखनी है कि इसका अमाउंट उतना ही रहना है जितना हमने डिसाइड किया है। अगर आप पैसे निकाल लेते हो तो आपको तुरंत संचित निधि से क्या करना पड़ेगा, उसको दोबारा से रिचार्ज करना पड़ेगा, क्लियर है। वो आपका आकस्मिकता निधि हो गया। इसके बाद तीसरा था पब्लिक अकाउंट, जिसमें जो आपके ऐसी राशि को आपने इकट्ठा किया, पिताजी ने ऐसी राशि को इकट्ठा किया जो उनको वापस करनी थी, क्लियर है, उस पर पिताजी का कोई हक नहीं था। तो दोस्तों ये 3 प्रकार के अकाउंट भारत के काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। 3 मार्कर क्वेश्चन भी यहाँ से कई सारे बनते हैं और MCQs भी आपको कई सारे देखने को मिलते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा भारत की संचित निधि क्या होती है, कॉन्सोलिडेटेड फंड क्या होता है, और आकस्मिक निधि क्या होती है, कॉन्टीजेंसी फंड क्या होता है, और लोक लेखा यानी कि पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया क्या होता है।
आई होप दोस्तों आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। दोस्तों यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए और इस चैनल पे यदि आप नए हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।